Assalamu alaikum everyone, my name is Hilal Mustafa and I present to you another episode of Air School Radio, our podcast series initiated by airschool.com. हमारे हर एपिसोड में हम दावत देते हैं अपने चंद बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स को कि वो आएँ और हमारे साथ अपना तज्ज़िया शेयर करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और जो वो कंटेंट हमारी लर्निंग कम्युनिटी के साथ आगे शेयर करना जा रहे हैं उसका हमें थोड़ा बहुत आइडिया दें, ताकि हमारी लर्निंग कम्युनिटी को आइडिया हो सके कि जिस कोर्स के अंदर वो इनरोल्ड हैं, व्हाट आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू and what opportunities they might get while being enrolled in this particular course. हमारे पिछले 2 एपिसोड्स की तरह सबसे पहले तो आपके मशकूर हैं कि आपने इसको इतना सराहा और इतना पसंद किया. हमारे उन एपिसोड्स की तरह आज भी हमारे साथ जो इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं वो एक इंतहाई मुफीद और इंतहाई यूनिक कोर्स हमारे लिए लेके आए हैं. यूनिक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इस तरह के कोर्सेज और इस तरह के ट्रेंड का रुझान पाकिस्तान में थोड़ा बहुत कम है. हम चूँकि कन्वेंशनल वेज़ का शिकार हैं और कन्वेंशनल वेज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं तो हमारी तरफ ये डिजिटाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है अडॉप्ट करना. और इसी सिलसिले में अगर आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुनते हैं या आप एक टेक गीक हैं जो मोबाइल फ़ोन के रिव्यूज़ देखते हैं या किसी भी किस्म के क्रिएटिविटी का काम जो आप पसंद करते हैं तो आप हमारे इस इंस्ट्रक्टर से भी वाकिफ़ होंगे. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमीर डागा की. अमीर का इंट्रोडक्शन मैं तो क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इतने वर्सटाइल कैरेक्टर का और इतने वर्सटाइल पर्सनैलिटी का मैं इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन्स में मुहित कर सकूँ, तो हम अमीर से ही बाद में दरख्वास्त करेंगे वो अपना इंट्रोडक्शन अपना कंटेंट खुद हमारे सामने पेश करें. अस्सलाम वालेकुम अमीर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हिलाल, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच. अल्लाह का शुक्र. अमीर सबसे पहले तो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला. आई अंडरस्टैंड विद ऑल ड्यू कमिटमेंट्स यू हैव एंड ऑल द वर्क रिलेटेड स्टफ यू आर गोइंग विद. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि आपने हमारे लिए चंद थोड़ा सा मिनट्स निकाले हमारी कम्युनिटी के लिए. कोई इशू नहीं है. अच्छा अमीर, जैसे मैं अपने लिसनर से कह रहा था कि हमारी ज़रूरत होती है कुछ इस किस्म की क्रिएटिविटी की, और इस तरह के डिजिटाइजेशन के दौर में हमारे लिए थोड़ा सा पीछे है. हमने कंपटीशन के हवाले से हमारी कम्युनिटी इस हवाले से थोड़ी सी पीछे है. सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने 3 चैनल्स का और अपना कंटेंट जो आप शेयर करते हैं यूट्यूब पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पे उसका हमें थोड़ा सा ओवरव्यू दें. ओके, तो अच्छा मेरे 3 चैनल्स तो नहीं है, मेरे 2 हैं. तो मेरा मेन चैनल जो है वो इट यूज्ड टू बी कॉल्ड रिव्यू स्पीके. ज़्यादातर लोग मुझे जो जानते हैं, जो मुझे देखते हैं वो रिव्यू स्पीके के नाम से ही जानते हैं. रिसेंटली हमने थोड़ी सी अपने चैनल की रीब्रांडिंग की है बिकॉज हम इससे पहले उर्दू में सारा कंटेंट बना रहे थे. लेकिन मेरा डे 1 से जो एम्फोसिस रहा है वो मेरे चैनल का रहा है कि भाई मुझे अपनी जो है ना हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है. तो whenever I produce a video I always try कि यार इसमें थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी रखी जाए, भले टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन यू नो साउंड अच्छी हो, उसमें लाइटिंग अच्छी की हुई हो, कलरफुल शॉट्स हो, सिनेमैटिक हो, एक ओवरऑल एक बेसिकली एक यू नो वीडियो एसे / डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ. तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. अब हम लोगों का नाम आरपीके डिजिटल हो गया है. बट एट द सेम टाइम मैंने सोचा यार उर्दू से इंग्लिश पे स्विच कर रहे हैं, मुझे काफ़ी अरसे से पॉडकास्ट एक स्टार्ट करनी भी थी. प्लस मुझे ज़रा सा उर्दू की तरफ भी रहना था कि भाई कुछ ऐसा कंटेंट भी हो जो उर्दू में हो, अपनी ज़बान में हो, अपने लोगों के साथ हो. तो फिर मैंने एक और पॉडकास्ट शुरू की विच इज़ कॉल्ड चिल माहौल पॉडकास्ट. वो तो अभी बिल्कुल ही अपनी इन्फेंसी में है. उसको मेरा ख्याल है महीना 1.5 हुआ है स्टार्ट हुए हुए. 4 एपिसोड्स हुए अभी तक. बट उसका पॉइंट ये है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां हर किस्म का बंदा आ सकता है. और उसमें भी मेरा एम यही है कि इसको वक्त के साथ साथ क्वालिटी बेहतर कर करके एक हाई क्वालिटी पॉडकास्ट बनाया जाए जिसमें यू नो हर किस्म का बंदा आए, अपने आइडियाज और एक्सपीरियंस से शेयर करे. तो ये है मेरे 2 चैनल्स. टोटली. तो अब गालिबन रिव्यू स्पीके ही मॉडिफाई हुआ है आरपीके डिजिटल में, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल. हमने रिव्यू स्पीके को ही अब रीब्रांड किया है बिकॉज उसमें यू नो स्टार्टिंग अ ब्रांड न्यू चैनल एज अ 3rd चैनल इंग्लिश में वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता. मैंने अपने काफ़ी लोगों से मशवरा किया, काफ़ी अपने सब्सक्राइबर्स से भी मैंने पोल्स भी किए, उनकी एडवाइस भी ली. तो उसमें बिकॉज टेक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर बंदा वैसे भी इंग्लिश समझता है, यानी कि वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जो लोग ज़्यादा फ़ोन्स में हैं, लैपटॉप्स में टाइप की चीज़ों में हैं, तो उनका इंग्लिश से जो है ना वो रहता ही है. तो आई फिगर्ड कि मेरे यू नो ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन तो इंग्लिश से बहुत ही कंफर्टेबल है. कुछ लोग होंगे ज़ाहिर है जो बिल्कुल उर्दू में ही देखना चाहते हैं, बट मैंने कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से फिर ये फैसला किया. तो रिव्यू स्पीके से अब इसको आरपीके डिजिटल कर दिया. जी अच्छा, अगर हम अमीर से पूछेंगे, अमीर इन तीनों चीज़ों में, एक टेक रिव्यूज़, उनका अपना कंटेंट जो क्रिएटिविटी पर मबनी है, और फिर पॉडकास्ट, इन तीनों में से अमीर अपने आप को सबसे बेहतर किस और सबसे कंफर्टेबल किस फील्ड में महसूस करते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? बहुत ही मुश्किल सवाल है.
उसकी वजह यह है कि जब मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ अपने मेन चैनल पे, यानी कि आरपीके डिजिटल जो टेक वीडियोस बनाता हूँ, उसमें यूजुअली एंड प्रोडक्ट जो होता है ना वो काफ़ी इन कंट्रोल होता है, यानी कि आई कैन एडिट इट, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड भी होता है। और आई यूजुअली फील लाइक मेरी जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं टेक रिव्यू स्पीकर वाली, वो मुझे हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही खुश करती हैं, क्योंकि जब मैं उसके एंड पे पहुंचता हूँ तो द एंड प्रोडक्ट इज मोर इन माई कंट्रोल। बट उसमें होता ये है कि उसको बनाने का जो प्रोसेस है, खासकर कैमरा में देख के बात करना, मेरे पास एक स्क्रिप्ट भी होती है साथ में, तो नेचुरली बात करना कैमरे से वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर हम पॉडकास्ट की तरफ आ जाएं तो वहां पर एक्चुअल पॉडकास्ट बनाना इज ईजियर, बिकॉज उसमें आप यूर जस्ट योरसेल्फ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ एंड आई एम फाइन। बट जो लाइव, क्योंकि मेरी लाइव टेलीकास्ट होती है, अब उसमें फिर क्वालिटी का आप जो है ना ख्याल जो है ना रखने की कोशिश भी करें, तो कभी इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सामने वाले की आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है, या करते करते बिजली चली जाए, या लाइव ट्रांसमिशन में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो देन आप फौरन फ्लस्टर्ड हो जाते हो कि यार अब लाइव सब देख रहे हैं, कैमरा हिल गया या कैमरा गिर गया या माइक डिस्कनेक्ट हो गया, दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक दोनों के अपना अपना चार्म है। It's very difficult to say which one I'm more comfortable with. Perfect. दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अच्छा अमीर, अब हम आपके बारे में, हम चूंकि अब जाहिर सी बात है कोई डायरेक्ट तो नहीं इस फील्ड में दाखिल होता, हम आपसे पूछेंगे आपका बैकग्राउंड किस किस्म का है। कि अब मैं तो चूंकि जानता हूँ, मैंने रिसर्च की थी और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपकी सारी स्टोरीज, और आपका वो सिल्वर बटन जो आपको यूट्यूब की तरफ से मिला, उसके बाद सारी फीचर्ड आर्टिकल्स मैंने देखे। लेकिन मैं चाहता हूँ आप हमारे लर्नर्स के साथ शेयर करें कि कैसे आपका इस फील्ड में एंट्रेंस हुआ और किस तरह आपने इसमें अपने आप को मनवाया, क्योंकि जाहिर सी बात है मुश्किल फील्ड है। अच्छा नहीं, इसमें बेसिकली मैं अपना एक थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड देता हूँ। मेरा बैकग्राउंड वाज नॉट रिलेटेड टू मीडिया या डिजिटल मीडिया एट ऑल। मेरा बैकग्राउंड सारा था बिजनेस और फाइनेंस का। तो मैं यूनिवर्सिटी, मैंने इंग्लैंड में अपना बैचलर्स किया, तो वहाँ मैंने बीबीए किया। उसके बाद मैंने एमएससी इन इकोनॉमिक्स फाइनेंस किया एंड मैनेजमेंट किया, और फिर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में ही था, तो आई वाज वर्किंग फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक। उसके बाद मैं एसेट मैनेजमेंट में चला गया था। उसके बाद मैं जब पाकिस्तान आया तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली के अपने बिजनेसेस हैं, तो उनमें से मेरे वालिद साहब को एक बिजनेस सेटअप करना था, तो वो हम सेटअप कर रहे थे। लेकिन ये सारा जब मैं जब स्कूल से बड़ा होता हुआ आ रहा था ना, तो मेरा हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड मेरा वो एक शौक रहता था टू ग्राफिक डिजाइन, फोटोशॉप का मुझे बड़ा शौक था। हम जब छोटे थे तो तब एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर हुआ करता था मैक्रोमीडिया फ्लैश के नाम से, वो फिर बाद में मेरा ख्याल है एडोबी ने खरीद लिया था, फिर वो फ्लैश टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई थी। लेकिन वो बेसिकली एनिमेशन सॉफ्टवेयर था जिससे आपके पास एक टाइमलाइन होती थी और आप एनिमेशंस बना के उसको वेब पेजेस में एम्बेड कर सकते थे। तो मैं बड़ा फैसिनेटिंग लगता था मुझे यार। उसमें बहुत सी कंपनीज बहुत हाई क्वालिटी वेबसाइट्स बनाती थी, बहुत ही जबरदस्त एनिमेशंस के साथ, और कोई कार्टून्स बना रहा है कोई क्या, तो उसका शौक हमेशा से मुझे था। तो जब मैं अपने बिजनेस में आया तो जाहिर है वो कन्वेंशनल बिजनेस में नेसेसरली उस किस्म का क्रिएटिव आउटलेट नहीं होता है। यानी कि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रोडक्शन, कंटेंट प्रोडक्शन की तरफ आपका अगर रुझान हो थोड़ा, तो ये जो हमारे नॉर्मल बिजनेसेस होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के या फाइनेंशियल सर्विसेज के, उनमें इस किस्म का जो है ना क्रिएटिव आउटलेट आपको नहीं मिलता। तो मैंने फिर ये शुरू किया एज अ हॉबी, बिकॉज मैं रोज काम के बाद घर जाता था। हर कोई यहाँ पर आजकल हमारा लाइफस्टाइल बन गया है कि 2-3 घंटे आप यूट्यूब पे वीडियोज ही देख रहे हैं अपने फ्री टाइम। बिल्कुल सही। तो मैं ऑफिस के बाद अक्सर जो है ना ये टेक चैनल्स और काफी फॉलो करते रहता था। मुझे टेक में बचपन से इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था, और टेक चैनल्स देखता था तो मुझे बड़ी फैसिनेशन होती थी कि यार ये इतनी जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं, और लाइक आई वुड रियली लाइक टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा, नॉट एज अ व्यूअर बट एज द गाय हु इज मेकिंग द वीडियो। तो फिर ऐसी मेरी वाइफ से भी बात होती थी, तो इवन माय वाइफ थॉट कि यार ये इतना टाइम ऐसी यूट्यूब वीडियोस देखने से अच्छा कि आप डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। तो सोचते ही सोचते फिर जो है ना एक जहन में ख्याल आया कि यार व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। यार एज अ हॉबी करता हूँ तो 2-4 वीडियोस बनाऊंगा, समझ में आएगा कि व्हाट इज लाइक टू बी ऑन द अदर साइड, और मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे करना है कि नहीं करना है। अच्छा, उस वक्त कोइंसिडेंटली पाकिस्तान में थोड़ा यूट्यूब का रुझान बढ़ रहा था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यूट्यूब काफी सालों से पाकिस्तान में बंद, 4-5 साल बैन रहा है यहाँ पे। जो कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हमारे यहाँ डिजिटल कंटेंट के लिहाज से हम काफी पीछे रह गए दूसरे ममालिक से। इवन अगर आप हमारे हमसाय ममालिक में देख लें, अगर इंडिया, बांग्लादेश, इन सारों के आप चैनल्स देखें, तो यहाँ
काफी हमसे आगे निकल गए वो, बिकॉज 3-4 साल जो हम बंद रहे ना, तो हमारी सारी कंटेंट क्रिएशन कम्युनिटी फारिग होकर बैठ गई, और उनकी कंटेंट क्रिएशन कम्युनिटी जो है ना वो स्किल्स भी लर्न कर रही थी, डेली वीडियोस निकाल रहे थे, तो वो प्रैक्टिस के साथ साथ बेहतर होते जा रहे थे। तो हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर यूट्यूब का बैन हटाया गया थैंकफुली गवर्नमेंट की तरफ से, और यूट्यूब ने लोकल कंटेंट क्रिएटर्स को तब इंसेंटिव्स देने के लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर आप एक वीडियो भी अपलोड करेंगे अपने चैनल पे तो हम इसको मोनेटाइज कर देंगे। तो मैंने सोचा कि यार मुझे मूड भी हो रहा है, एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, फिर मैं देख लूंगा अगर मुझे कोई बिजनेस सेटअप करना हो तो उसके लिए इट विल ऑलवेज बी एन एसेट इवन इफ आई डोंट वांट टू परस्यू दिस राइट नाउ। तो वहां से मैंने एक वीडियो प्रोड्यूस की Zong 4G राउटर पे, मेरे घर पे पड़ा हुआ था, मेरे पास कैमरे भी वो कैनन का T5i था, तो इट्स गुड इनफ क्वालिटी आई थॉट, और एक मैंने लैपटॉप उसी वक्त लिया था नया, तो थोड़ा पावरफुल लिया था कि अगर वीडियो और ये सब हैंडल कर ले। पहली वीडियो डाली तो तब जो है ना मेरे दोस्तों ने जब देखी तो दे थॉट के यार एज अ फर्स्ट वीडियो इट्स नॉट दैट बैड, लाइक उनको लग रहा था कि बहुत ही कचरा वीडियो होगी, तो उनके एस्टिमेशन में दे सेड कि यार इट्स नॉट बैड एट ऑल फॉर द फर्स्ट वीडियो, अगर तू इस पे काम करे तो यू कैन टेक दिस फर्दर, कि पहला वो अच्छा लगा उनको, और मुझे भी मजा आया वीडियो प्रोडक्शन में। तो फिर आई स्टार्ट डूइंग इट ऑन इवनिंग्स एंड वीकेंड्स। फिर मैं ऑफिस के बाद घर जब आता था 2-3 घंटे इस पे लगाता था। यूजुअली संडेज को मैं सुबह 6-7 बजे उठ रहा होता था, बिकॉज संडे इवनिंग को मुझे अपलोड करना होता था, तो मैं पूरा हफ्ता अपनी वीडियो तैयार कर रहा होता था, और संडे को जो है ना मैं आधा दिन लगा के और दोपहर शाम में अपलोड करता था। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और फिर करते ही करते फिर मेरा प्रोडक्शन वर्कफ्लो मैंने थोड़ा बेहतर किया, फिर मैंने घर में स्टूडियो बना लिया, फिर देखते ही देखते करते करते एक टाइम आया जब मैंने अपनी फैमिली से भी डिस्कशन किया कि भाई इफ बिकॉज अब ये ग्रो हो रहा है एंड इट इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस, तो पार्ट टाइम मैं कितना चलाऊंगा इस बिजनेस को, आई कांट डू इट पार्ट टाइम तो या तो उधर या इधर। तो फिर मैंने फैमिली से भी बात की, तो उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया इस मामले में। मैंने कहा मुझे 2-3 साल इसको एक फुल शॉट देना है, तो दैट्स हाउ देन आई बिकेम अ फुल टाइम यूट्यूबर एज ऑफ लास्ट ईयर। माशाल्लाह, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इस वाले से भी कि हम लोग खुद जो है हम सोचते रहते हैं इस तरह के कंसर्न्स हमारे जहनों में होते हैं, लेकिन कोई होता नहीं है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं मिलता जिनसे हम सारे एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। अच्छा अमीर, आपका ये सारा एक्सपीरियंस जो रहा, इसके हवाले से आप जो यूट्यूब में आपकी एंट्रेंस थी, आप ये बताएं कि एक आम इंसान को, चूंकि अब हमारी तरफ आपने भी जैसे बताया कि आपने फैमिली बिजनेस भी संभालना था, फिर उसके बाद आपने इसे स्विच किया, ये किस कदर मुश्किल हो सकता, आपके लिए कितना आसान था, और आम आवाम के लिए किस तरह के डिसीजन मेकिंग चाहिए इस सारे अमल के लिए? इसकी जाहिर सी बात है, अगर आप किसी एक प्रॉपर रोजगार से मुंसलिक हैं, आप उसको छोड़कर बाकायदा एक ऐसे काम की तरफ आए जो बिल्कुल ही क्रिएटिविटी पर मबनी है और जो बिल्कुल डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहा है, जहाँ पर हमारा रुझान बहैसियत कौम थोड़ा सा कम है। देखें, इसमें मेरी सबसे मेन एडवाइस तो यही होगी कि आप जितना हो सके ना अपने रिस्क को मिनिमाइज करें। यानी कि मैंने बहुत अरसे तक मैं इसको एज अ पार्ट टाइम थिंग इसलिए कर रहा था बिकॉज ऑनेस्टली आई वाज़न्ट कन्विंस्ड कि यार मैं ये स्विच कर दूं और कल को ये नहीं चले तो मैं तो फंस जाऊंगा। मैंने अपना जो एक्चुअल स्विच किया था वो उस पॉइंट पे आके किया था जब आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट कि यार नहीं यार, इससे ऑलरेडी मेरी आमदनी भी ऐसी आ रही थी कि मुझे था कि यार अब हॉबी के तौर पे कर रहा हूँ, तब इतनी अच्छी आमदनी आ रही है तो मैं फुल टाइम करूंगा तो मैं आमदनी बना सकता हूँ। देखें, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि यार मेरी चलती रोजगार को जो है ना लात मारना बहुत ही बुरी बात है। यू शुड डू दैट। आप अपने जो है ना फ्यूचर को रिस्क पे डाल रहे हो। काफी मुश्किल भी होता है जॉब्स मिलना। इट्स नॉट इजी इन दिस क्लाइमेट टू गेट जॉब्स। तो मेरी तो हमेशा मशवरा यही होता है कि आप इसको एज ए साइड हसल शुरू करें। यानी कि दिस शुड स्टार्ट एज, अनलेस आप एक स्टूडेंट हैं जिसका कोई जॉब ही नहीं है तो आप कर भी सकते हैं, फिर आप बहुत ज्यादा टाइम भी लगा सकते हैं। काफी सारे यूट्यूबर्स जो इस फील्ड में आते हैं वो एज स्टूडेंट्स ही आ जाते हैं, यानी कि वो यूनिवर्सिटी से ही लगे हुए होते हैं और फिर जैसे ही ग्रेजुएट करते हैं उनका चैनल इतना बन गया होता है कि दिस इज द ऑब्वियस चॉइस। बट अगर आप एक फुल टाइम काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरी तो सजेशन होगी कि आप इसको एज अ साइड हसल शुरू करें। इवनिंग्स और वीकेंड्स लगाएं इस पे। हाँ, लिमिटेड काम कर सकेंगे शुरू में, लेकिन आपको 1-2 साल अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा काम, और आप उस पॉइंट पे आ जाएंगे कि देन यू कैन डिसाइड कि यार मैं इससे अपना किचन चला सकता हूँ, मैं इससे घर चला सकता हूँ कि नहीं, मैं इससे एक अच्छी लिविंग बना सकता हूँ, और इज इट अ गुड इनफ रिप्लेसमेंट फॉर माई करंट जॉब। इफ इट्स नॉट देन इट्स आई डोंट थिंक इट्स वेरी स्मार्ट। अब जाहिर है लोगों की अपनी भी कॉलिंग होती है, कुछ लोगों को होता है नहीं यार मुझे बड़ा जी आर्ट्सी और वो करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे
कंटेंट क्रिएशन इज अ बिजनेस। मैं जितने भी यूट्यूबर्स को अभी तक जानता हूँ, मैं अभी तक बहुत सारे आई एम श्योर होंगे, बट मैं पर्सनली किसी से भी नहीं मिला जो सिर्फ क्रिएटिव आउटलेट के लिए यूट्यूब पे आया है। मैं जितनों को भी जानता हूँ उनका एक बिजनेस एलिमेंट होता है, उनको पैसे भी कमाने होते हैं, इससे जाहिर है घर चलाना होता है। पूरा पूरा दिन आप एक काम कर रहे होंगे, उससे को पैसे नहीं आ रहे होंगे तो आप घर कैसे चलाओगे अपना? तो पॉइंट इज कि यू शुड कवर योर बेसिस एज मच एज पॉसिबल। आप स्विच तब करें जब आप रीजनेबली कॉन्फिडेंट हो कि मैं इसको चला लूंगा, आपकी कुछ आमदनी ऑलरेडी इससे आ रही हो, कि एज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आपको पता हो कि यार ऑलरेडी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसमें इतने पैसे बना रहा हूँ, मैं इसे डबल मेहनत करूंगा तो हो सकता है इसे ट्रिपल पैसे बना लूँ। तो उस किस्म का आपको एक ख्याल से डिसीजन लेना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं इससे 100% एग्री करूंगा, और मेरा ख्याल है हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये बिल्कुल एक ऐसी फील्ड है जिसके लिए थोड़ी बहुत अहम डिसीजन मेकिंग की स्किल्स चाहिए। अच्छा अमीर, आपका जो कोर्स है वो थोड़ा वो रिलेटेड है वीडियो प्रोडक्शन से। आप हमें बताएं कि वीडियो प्रोडक्शन का जो आपके यूट्यूब की वीडियोस हैं या आपकी किसी भी किस्म के कंटेंट क्रिएशन है उससे कितना ताल्लुक रखती हैं? मिसाल के तौर पर अगर अभी आपने बताया कि जो पॉडकास्ट है उसमें आपको गालिबन वीडियो के ऊपर इतना फोकस नहीं करना पड़ता जितना आपको कंटेंट के ऊपर करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें कि रिव्यूज़ हैं, टेक रिव्यूज़ हैं, या किसी किस्म का कोई ऐसा कंटेंट है जो वीडियोग्राफी को जिसमें वीडियोग्राफी इस्तेमाल हो रही है, आप कैसे समझते हैं कि यूट्यूब के लिए या यूट्यूब के चैनल मोनेटाइज करने के लिए या उनका कंटेंट लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए वीडियोग्राफी की या वीडियो प्रोडक्शन की स्किल्स की कितनी ज़रूरत है? देखें, इसमें भी लोगों के बहुत डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि नहीं यार, वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी का इतना वो नहीं है और स्टोरी की सारी बात है, इट्स ऑल अबाउट योर कंटेंट। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं भाई क्वालिटी, आई एम ऑफ द सेकंड व्यू कि नहीं यार, क्वालिटी डज मैटर। जो भी काम करो, आई बिलीव जो काम करो अच्छा करो। अब अगर आप यूट्यूब की तरफ आ जाते हो तो यूट्यूब इज फंडामेंटली अ वीडियो प्लेटफॉर्म। तो इसमें आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यार मैं जितना अच्छा काम कर सकता हूं करूं। उसमें फिर वीडियो में डिफरेंट एलिमेंट सारे आ जाते हैं। फिर आपके जो है ना वीडियो की क्वालिटी भी आ जाती है, आपकी ऑडियो की क्वालिटी आ जाती है, आपकी स्टोरी आ जाती है कि भाई व्हाट इज द स्टोरी यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कम्युनिकेट, और कितना अच्छा आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो वीडियो क्वालिटी इज वेरी फंडामेंटल टू कंटेंट क्रिएशन ऑन यूट्यूब। मैं पर्सनली इस पे इतना बिलीव करता हूँ कि मैं अगर कोई ज्यादा दूसरे चैनल हो जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो तो मैं आई एम लेस लाइकली टू सब्सक्राइब पर्सनली। आई एम श्योर बहुत से लोग यहाँ कर भी देते होंगे, बट जैसे जैसे यूट्यूब मैच्योर होती जाएगी आप खुद भी देखेंगे कि चैनल्स की क्वालिटी खुद बढ़ेगी। हमने बाहर ये देखा है, अगर आप यूएस में अभी देखें जो भी सबसे बड़े बड़े चैनल्स हैं उनकी एक क्वालिटी में आपको जो है ना वक्त के साथ साथ बेहतरी दिखेगी, चाहे वो उनके इक्विपमेंट में हो, चाहे वो उनकी ऑडियो क्वालिटी या उनके कैमरा की क्वालिटी में हो। मेजॉरिटी चैनल्स में आपको ये दिखता है। तो आई थिंक वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्यूब के लिए, एंड आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स शुड टेक इट सीरियसली। और अच्छा, अगर हम इसका, अब चूंकि आप बात भी ऐसे कह रहे हैं कि टूल्स वगैरह भी ज़रूरी हैं, तो आपका क्या इतना ज़रूरी है कि हम जिसने वीडियोग्राफी करनी है या कंटेंट अपने यूट्यूब पे डालना है, क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो महंगे से महंगे टूल्स खरीदे या इस तरह के कोर्सेज अडॉप्ट करे कि जिसमें असल में आपको खुद भी ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा हो कि आपने इस किस्म का कंटेंट इस तरह का टूल इस्तेमाल करना है, इतने महंगे कैमरे होने चाहिए, इतने महंगे माइक्रोफोन या स्टेबलाइजर्स होने चाहिए आपके पास? क्या ये ज़रूरी है या सिर्फ हम रोज़मर्रा की चीज़ों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखना होगा। फर्ज करें कि आप एक कारपेंटर बनना चाहते हैं, आपको बचपन से शौक है कारपेंटर बनना है आपने। अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप बहुत ही महंगे महंगे टूल्स आप लें तभी आप अच्छे कारपेंटर बनेंगे, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आप बेसिक टूल्स से शुरू करेंगे। जब आप शुरू में काम सीख रहे होंगे तो आपके पास बहुत ही बेसिक टूल्स होंगे, उनको आप चलाना सीखेंगे, अपनी स्किल बढ़ाएंगे। जैसे जैसे आपकी स्किल बढ़ेगी अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ आमदनी ज़्यादा आएगी। जैसे आपकी आमदनी बढ़ेगी तो फिर आप अपना टूल सेट भी बढ़ाते जाएंगे, अच्छे अच्छे टूल्स लाएंगे, सारी जो चीज़ें आपको ज़रूरत है। तो देखिए, यूट्यूब पे ना इक्विपमेंट, ये मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं कि यार ये इतना आपने इक्विपमेंट बना रही है, हमारे पास तो नहीं, हम कैसे स्टार्ट करें? देखिए, डे वन पे किसी के पास भी इक्विपमेंट नहीं होता, और अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, इट शुड नॉट बी अ रीजन टू नॉट स्टार्ट। इट शुड नेवर बी अ रीजन टू नॉट स्टार्ट। यार मेरे पास तो अच्छे कैमरे नहीं है, मेरे पास तो स्टेबलाइजर, मेरे पास भी नहीं थे। डे वन पे आप किसी भी यूट्यूबर को उठा लें, किसी के पास भी नहीं होते। यूजुअली एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक्स। मैं तो इतना भी लोगों को इनकरेज करता हूं कि यार आपके पास अगर सिर्फ एक फोन है ना अपने जेब में, आप उसी से शुरू कर दें। उससे आप 10 चीजें सीख लोगे यार कि लाइटिंग में क्या अच्छा लग रहा है, ऑटो फोकस कैसे इस्तेमाल करना है, कैमरा की मैं छोटा सा 500 रुपए का माइक लगा दूं तो इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर होता यह है कि आप जिधर हैं उधर से आप स्टार्ट करते हैं,
यानी कि हर दुकान छोटी दुकान से शुरू होती है और फिर एक टाइम आता है जब वो बहुत बड़ी एंटरप्राइज बन गई होती है। लेकिन आप डे वन पे शुरू करेंगे सबसे बेसिक इक्विपमेंट पे, फिर आपके अपने ऊपर है कि यार आप किस किस्म का कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। यानी कि मेरे ऊपर है ना कि अब मैं कारपेंटर अगर बनता हूं तो मुझे को बहुत ही 3D स्कल्पचर्स बनाने हैं या मुझे सिर्फ अलमारियां बनानी है, तो उस हिसाब से फिर आपका वो चेंज हो जाता है। अब वीडियो में भी यही है, आप डे वन पे डिसाइड करते हैं कि यार मेरी एंड गेम ये है, मुझे इस यूट्यूबर का काम बहुत अच्छा लगता है या मुझे इस वीडियो प्रोड्यूसर का या इस मूवी में इस टाइप का मुझे लुक बहुत अच्छा लगता है, तो देन यू वर्क योर वे टुवर्ड्स दैट। फिर आपके अपने ऊपर होता है आप जितना उसमें इन्वेस्ट करना चाहें। जाहिर है आप जिस किस्म का आपके पास जितना जितना बेहतर इक्विपमेंट आता जाता है, इट डज मेक योर लाइफ अ लॉट इजियर। यानी कि अगर मेरा लैपटॉप 50,000 का होगा तो मेरा काम निकल जाएगा, लेकिन अगर मेरा लैपटॉप 1.5 लाख रुपए का होगा तो हो सकता है वो मेरा काम जल्दी कर दे। अगर मेरे पास स्टेबलाइजर नहीं है तो मैं फिर कुछ जुगाड़ लगाऊंगा कि यार मेरे पास स्लाइडर नहीं है, तो उसके भी तरीके होते हैं। कोई लोग नीचे कपड़ा रख के टेबल पे उसको खींच लेते हैं चीज को, वो कैमरा को, वो तो पूरे स्लाइड जैसा ही लगता है। बट इफ यू हैव अ डेडिकेटेड स्लाइडर तो आपका सेटअप टाइम कम हो जाता है, आपके शॉट्स ज्यादा, आपकी गलतियां कम होती हैं। आपको एक ही चीज 6 बार की जगह 2 बार आप शॉट्स लेंगे तो दूसरा शॉट आपको अच्छा लग जाएगा। तो यानी कि इक्विपमेंट इज नॉट नेसेसरी बट इट इज अ वेरी गुड लग्जरी टू हैव। अगर आपका अच्छा इक्विपमेंट होता है आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, उससे यू कैन प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी कंटेंट इजियर, आपके लिए इजी हो जाता है थोड़ा सा। बट इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट या एनीथिंग लाइक दैट। अगर आपके पास बेसिक इक्विपमेंट भी है तो आप अपना सेंस इस्तेमाल करके आप उसको मास्टर करके काफी ठीक ठाक क्वालिटी उससे भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात ज्यादा स्किल की। आई थिंक इट्स स्किल एंड हैविंग एन आई फॉर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू वांट, उसकी मैरिज इट्स मोस्टली स्किल। आई टोटली एग्री विद यू कि स्किल हम लोग पहले देखनी चाहिए और उसके बाद टूल्स पे या नेसेसिटीज़ पे उसके बाद हमारा रुझान आना चाहिए। अच्छा अमीर, आपने देखा है कि अभी ये ऑनगोइंग हालात में जिस तरह के पेंडेमिक की सूरत हाल हमने फेस की, और इसमें हमने देखा कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह या इस किस्म के तमाम इंस्टीट्यूशन बंद थे जहाँ पे लर्निंग के मौके अवेलेबल थे। अब इस तरफ हमारा रुझान ज़्यादा बढ़ा और हम लोगों ने फिर देखा कि टेक्नोलॉजी की तरफ हमने अडॉप्ट किया और टेक्नोलॉजिकल वेज अडॉप्ट की, जिसके ज़रिए हम लोगों ने ऑनलाइन लर्निंग को फ़रोग दिया। अब आपका इस वाले से आपका अपना पर्सनल क्या एक्सपीरियंस है? क्या ऑनलाइन टीचिंग करने का आपको कभी मौका मिला, या आपने कभी इस तरह का कंटेंट या इस तरह का अपना जो नॉलेज है वो शेयर किया हो एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जो ऑनलाइन आपको सुन रही हो या ऑनलाइन आपकी तरफ मबजूल हो, जिसकी तवज्जो? देखिए पर्सनली मैंने तो अभी तक कोई ऐसी क्लास खुद नहीं दी है। मेरे लिए दिस विल बी द फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और मैंने सिर्फ अभी देखा ही है बिकॉज ये दिस होल थिंग इज सो न्यू। जो रिमोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, मेरी बेटी है उसकी जो है ना हफ्ते में 1 आध 2 क्लासेस होती हैं, बट वो तो बहुत छोटी है, तो वो उसके साथ बैठ के जरा देख लेते हैं कि किस किस्म की चल रही है। मेरे नीसेस नेफ्यूज हैं, भांजे भतीजे, वो भी मेरे भांजे और भांजियां, वो उनकी भी जो है ना ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो उस हिसाब से मैंने देखा है। ऑब्वियसली आई हैव नेवर गिवन अ कोर्स लाइक दिस बिफोर, बट मैंने ऑनलाइन लर्निंग में बहुत मेरा पहले से रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने जो सारी अपनी वीडियो प्रोडक्शन सीखी है वो सारी ऑनलाइन सीखी है। ऑल मैंने जितनी भी तकरीबन 90% जो मैंने सीखा वीडियो प्रोडक्शन का, वो बेसिकली यूट्यूब ट्यूटोरियल्स और ऑनलाइन क्लासेस करके ही सीखा। ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं, आप समझे यूट्यूब ट्यूटोरियल ही लिए हैं मैंने टोटली। बिल्कुल उस लिहाज से मैंने किया है, बट आई हैव नेवर गिवन एन ऑनलाइन क्लास बिफोर। अच्छा, आपकी नज़र में, आप चूंकि एक लर्नर रह चुके हैं जो ऑनलाइन लर्निंग से मुतारिफ रह चुका है, तो आपकी नज़र में एज अ लर्नर सबसे बड़ी जो मुश्किल पेश आती है वो किस वाले से पेश आती है? क्या वो टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड फेमिलियरिटी है, या किसी किस्म की ऐसी बीच में हिंड्रेंस क्या हो सकती है कि इंस्ट्रक्टर का आपकी तरफ अटेंशन नहीं बन पा रही है, इंस्ट्रक्टर का ध्यान कहीं और है? क्या ऐसे कोई मुश्किल या ऐसी हर्डल आपने कभी फेस की हो एज अ लर्नर? नहीं, अभी तक फेस तो ऐसी नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए पैंडेमिक को तो आए हुए अभी 6-8 महीने हुए हैं, यानी कि अगर आप जैन फेब से गिन लें तो 8-9 महीने हुए हैं। तो उसके दौरान तो मैंने कोई ऐसी क्लास नहीं लिया है। बट व्हाट आई वुड इमेजिन इज कि जब आप होते हैं ऑनलाइन क्लास कर रहे होते हैं तो जाहिर है इंडिविजुअल अटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है, प्लस एक जो कम्युनिटी होती है, लोग जब नॉर्मली एक क्लास में 30 बंदे साथ बैठे होते हैं तो उसकी एक अलग वो हो जाती है, आप सारे आपस में कम्युनिटी ज्यादा इजीली बन जाते हो। बट वरना अगर आप लैपटॉप से हैं तो आई एम श्योर वो इम्पैक्ट होता होगा। लेकिन ऑनलाइन के फायदे भी बहुत हैं, इसकी कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है, आपको कहीं निकलना नहीं पड़ता, आप घर में बैठ के आराम से अपनी क्लास कर लें। अगर आप कमिटेड हैं तो यू विल बी एबल टू फॉलो थ्रू एंड डू ऑल ऑफ दैट। प्लस
अगर लाइव क्लास हो तो फिर तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं टीचर से। तो टेक्नोलॉजिकली आई मीन फेलियर हो सकता है कि यार बिजली चली गई, इंटरनेट चला गया, उस टाइप की चीजें, बट आई थिंक ऑनलाइन लर्निंग इज रियली पिकिंग अप नाउ एंड आई थिंक इट्स द वे ऑफ द फ्यूचर। अब फ्यूचर में आपको बहुत दिखेंगी ऐसी ऑनलाइन लाइव क्लासेस, बिकॉज अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो व्हाई नॉट। टोटली। अच्छा अमीर, अब आपका जो कंटेंट है हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो आप हमारी कम्युनिटी के साथ जो और अपना नॉलेज शेयर करेंगे। आप हमें बताएं कि कोर्स कितनी ड्यूरेशन का है और किस किस सेशन में आप क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स या टॉपिक्स होंगे जो आप कवर कर रहे होंगे हमारी कम्युनिटी के साथ। ठीक है जी। अच्छा, ये टोटल जो कोर्स है ये चलेगा 5 वीक्स के लिए। हर हफ्ते में 2 लेक्चर्स होंगे और ब्रॉडली मैं पहले आपको एक इसकी वो बता देता हूँ कि इसका जो स्कोप होगा, इट्स बेसिकली अ फाउंडेशन प्रोग्राम। तो द आइडिया इज कि ये जो 5 हफ्ते की आप क्लास लेंगे तो एट द एंड ऑफ इट आपको एक फ्रेमवर्क आपके हाथ में आ जाएगा कि यार ये चीजें अब मैंने जो है ना मास्टर करनी है, मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैंने वीडियोस प्रोड्यूस करनी है, और ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हमें इस कोर्स में बताए गए हैं, इनको जाके मुझे फर्दर और भी लर्न करना है। बिकॉज वीडियो प्रोडक्शन एक बहुत ही वसी फील्ड है। आपको कोई भी जो है ना मास्टर वीडियो प्रोड्यूसर नहीं बना सकता 5 हफ्ते में, और ये हर चीज के लिए ट्रू है। यानी कि अगर आपको एक मैथमेटिशियन बनना है तो आप 6 महीने के कोर्स से मैथमेटिशियन नहीं बनोगे। आपको वो 6 महीने का कोर्स लोगे, उससे आपकी बेस बनेगी, फिर आप आगे जाके फर्दर परस्यू करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी जो है ना बेस, आपका जो है ना फिर one day you'll be a mathematician. The idea is to give the students a good enough framework about video production specifically for content creators. यानी कि आप जब कमर्शियल वीडियो प्रोडक्शन में जाते हैं तो उसकी गेम बहुत अलग है, बिकॉज उधर जो कैमरामैन है वो कैमरा संभाल रहा है, जो माइक बॉय है वो माइक संभाल रहा है, एडिटर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है, डायरेक्टर अलग है, डीओपी अलग है, सारे अलग अलग लोग हैं एंड दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब्स। बट जब आप एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं, यू आर अ वन मैन आर्मी। यानी कि मैं अपनी वीडियोस बिगिनिंग टू एंड पूरा खुद करता हूँ, यानी कि प्री प्रोडक्शन, प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग मैं खुद करता हूँ, शॉर्ट सारे खुद लेता हूँ, खुद को खुद रिकॉर्ड करता हूँ, फिर लाइटिंग अपनी मैं खुद कर रहा होता हूँ, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन सारी मैं करता हूँ, तो एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ। आई एम द साउंड गाय, आई एम द स्पॉट बॉय, आई एम द डीओपी, आई एम एवरीथिंग। तो उसका जब आपका व्हेन यू गो इनटू वीडियो प्रोडक्शन फॉर कंटेंट क्रिएशन, तो उसमें आपका एक माइंडसेट भी डिफरेंट हो जाता है, प्लस यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपको कैमरा के भी सारे बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक से मुराद ये कि कैमरा की नॉर्मल लेमैन बेसिक नहीं, यानी कि रोड पर चलते हुए बंदे को नहीं पता होंगी वो चीजें, बट फ्रॉम मास्टर कैमरामैन उसके हिसाब से आपको 4-5 मोटी चीजें पता होंगी जिससे आप 80-90% क्वालिटी अपनी मैनेज कर लेंगे। तो द आइडिया वाज टू जो मैंने पिछले 2-3 साल 4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वीडियो प्रोडक्शन का, और बचपन में भी जो मैं एडिटिंग करता था, एनिमेशन बनाता था, उस सब का जो कल्मिनेशन है, मुझे जो चीजें इतने साल लगी सीखने में, मेरी कोशिश इस कोर्स के साथ है कि मैं उन चीजों को कंडेंस करके स्टूडेंट्स को दे दूं, ताकि उनको कहीं जाके फिर 2-3 साल 4 साल तक एक करके चीज नहीं सीखनी पड़े। यानी कि मैं तो खुद ही को सिखा रहा था, मुझे कोई जो चीज नहीं पता होती थी, एक दिन पता चला अरे यार ये चीज तो हमें नहीं आती, हम यूट्यूब पे जा रहे हैं, ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं, फिर सीखी हमने। बट इन दिस कोर्स जब हम कैमरा की बात करेंगे तो मैं वो सारी चीजें स्टूडेंट्स को बता दूंगा जो मैं जानता हूँ कैमरा के बारे में, जो मैंने ओवर इयर्स सीखी हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे, यानी कि हमारे टोटल 10 लेक्चर्स होंगे, हर हफ्ते के 2 लेक्चर्स होंगे। तो इसका भी मैं जरा सा आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि लेक्चर्स की क्या वो होगी। तो द फर्स्ट लेक्चर जो हमारी सबसे पहली क्लास होगी, उसमें जरा सा मैं कोर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि स्टूडेंट्स को पहले दिन ही समझ में आ जाए कि यार ये चीजें, दिस इज व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स एंड दिस इज व्हाट आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि जो है ना आप एक चीज में जाएं और आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो और एक्चुअल हो कि यार ये चीज सिखाई जाएगी। कोर्स की मैं उनको एक आउटलाइन दूंगा और फिर मैं उनको जरा अपनी भी जर्नी बताऊंगा, ताकि जब आपको पता होता है ना कि आपके टीचर की क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, आपने उसका पोर्टफोलियो वर्क देखा है, तो आपके अंदर एक थोड़ा सा ज्यादा फेथ आता है अपने टीचर के अंदर कि यार इसको पता है, यार इसने ये चीजें खुद बना रहा है। तो जाहिर है फिर अगर आपको एक चीज बनाने आती है, आप डे इन डे आउट बना रहे हो, तो अगर वो चीज पसंद आ जाए बंदे को, तो देन यू कैन टीच इट टू दोस पीपल। बिल्कुल सही। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेक्चर। सेकंड लेक्चर में वी आर गोना टॉक अबाउट द माइंडसेट ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। यानी कि जब आप YouTube या Instagram या Facebook पे आएंगे, हमारा तो ज्यादा वीडियो प्रोडक्शन की तरफ ही है, लेकिन जब आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ आते हैं तो आपको एक सर्टेन माइंडसेट होना चाहिए जिसके अंदर मोटी चीजें होती हैं। क्योंकि बहुत से लोग आजकल आते हैं कंटेंट क्रिएशन में, आना है एक वीडियो वायरल हो जाए तो मैं बड़ा चैनल बन जाएगा, और मुझे जो ना वायरल वीडियोस के पीछे जा रहे होते हैं, और प्लस उनको एक उस किस्म का माइंडसेट नहीं होता जो होना चाहिए।
तो यानी कि उसमें हम बताएंगे कि भाई यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गेम है, कंसिस्टेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ यार नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, डोंट गेट सो कॉट अप विद नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज। एक हद तक वो बात ठीक है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट जस्ट बी इनटू दैट, बट नंबर्स डू मैटर, नंबर्स ऑलवेज मैटर। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं मैटर करता है आपने कितनी सेल की है, आप क्रिकेटर है मैटर करता है कितने रन लिए, नंबर्स मैटर। तो एक यानी कि हम जनरल सारी बातें करेंगे कि जो है ना कंटेंट क्रिएटर का माइंडसेट होना क्या चाहिए, कि कांस्टेंट इंप्रूवमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑडियंस एंगेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों बोलते हैं हर कोई अपनी वीडियो में कि लाइक करो, कमेंट करो, मुझे बताओ, उसके सारी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हो गया हमारा वीक 1 में हमने थोड़ी सी एक फाउंडेशन बना लेंगे अपने कोर्स की। अच्छा सॉरी, ये था लेक्चर 1, ये सारा हम लेक्चर 1 में कर लेंगे, यानी कि मैं अपनी जर्नी बता दूंगा, थोड़ा माइंडसेट ऑफ अ क्रिएटर भी बता दूंगा। फिर जो वीक 1 लेक्चर 2 होगा उसमें हम आ जाएंगे टूल्स के ऊपर, जो आपने अभी सवाल किया था कि टूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसमें हम एक ये जनरल वो बताएंगे कि यार ये चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो प्रोडक्शन के लिए, ये चीजें बेसिक हैं जो होना जरूरी है, यानी कि आपके पास एक कैमरा होना जरूरी है, उसके बगैर वीडियो नहीं बन सकती, आपके पास एक बेसिक माइक होना जरूरी है, उस टाइप की चीजें। और इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि कारपेंटर होता है तो वो खुद डिसाइड करता है ना कि उसको किस किस्म का काम करना है, फिर वो उस किस्म से उस काम के लिए वो टूल्स ओवर टाइम गैदर करना शुरू करता है। तो हम इसमें जो है ना ये सारी गियर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस की, गियर की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, बट ऑल्सो कि भाई इट्स नॉट एवरीथिंग, अगर नहीं भी है तो कैसे उसको काम करना है। हम इस पर सारी डिफरेंट चीजें जो वीडियो प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं उसका रिकैप करेंगे। फिर हम आ जाते हैं वीक 2 लेक्चर 1 में, यहाँ हम कैमरास के ऊपर बात शुरू करेंगे। तो इसमें वी गोना टॉक अबाउट किस किस्म के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कौन से किस्म के कैमरास मार्केट में अवेलेबल हैं, कैमरास के मैनुअल सेटिंग्स कौन सी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि उनसे क्या होता है और उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी वीडियो बेहतर बनाने के लिए। थोड़े से एडवांस टॉपिक्स पे भी जाएंगे, कलर प्रोफाइल्स क्या होते हैं, लुकअप टेबल्स क्या होते हैं, लेंसेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपका लेंस कलेक्शन में कौन से किस्म के लेंस होने चाहिए और हर लेंस का क्या फ़ायदा है। और फिर हम बात करेंगे ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस, वीडियो फॉर्मेट्स आपके कौन से होने चाहिए, यानी कि 4K है, 1080p है, उसमें भी डिफरेंट आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यूज्ड है वो ProRes और H.264। आई मीन वी गोना टॉक अबाउट डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज, वीडियोस में कौन से फ्रेम रेट्स यूज होते हैं। तो बेसिकली आपने कैमरा और वीडियो साइड के सारे टेक्निकल पॉइंट्स स्टूडेंट्स का डिस्कस कर लिया। अब इसमें होगा ये कि ये सारी चीजों पे हम टच करते जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के जहन में कहा जाएगा कि यार हाँ मैंने सीखना है मैनुअल फोकस कैसे इस्तेमाल होता है। तो देन दे कैन गो बैक एंड प्रैक्टिस दोज थिंग्स, और जो भी चीजें वो सीख रहे होंगे वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। उनको पता होगा कि यार ये चीजें बेसिकली हमें टीचर ने समझा दी हैं, बट अब हमें इस्तेमाल खुद करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। वीक 2 लेक्चर 2 पे हम आ जाएंगे माइक्रोफोन बेसिक्स पे। तो इसमें हम किस किस्म के माइक्रोफोन्स अवेलेबल हैं मार्केट में, हर डिफरेंट टाइप के माइक्रोफोन का क्या उसकी खासियत है, उसको किस एनवायरनमेंट में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, आपने नॉइज रिड्यूस करना है अपनी ऑडियो में, उसको कैसे करेंगे वो मैं जरा एक छोटी एक्सरसाइज करके भी स्टूडेंट्स को दिखा दूंगा कि नॉइज ऐसे खत्म किया जाता है, एको कैसे अवॉइड करना है, डी-एसिंग क्या है, डी-क्लिकिंग क्या है, कैमरा में डायरेक्टली कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सटर्नल रिकॉर्डर इस्तेमाल करके सिंक कैसे करते हैं। तो वीक 2 लेक्चर 2 विल बी अबाउट माइक्रोफोन्स। वीक 3 लेक्चर, फिर आगे वीक 3 में वीक 3 लेक्चर 1 विल बी लाइटिंग एंड फ्रेमिंग। तो यहाँ हमारा लेक्चर जो पहला वाला लेक्चर है वो लाइटिंग के ऊपर ज्यादा होगा कि आपने अपने सब्जेक्ट को कैसे लाइट करना है, अगर खुद को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कौन सी लाइटिंग ज्यादा अच्छी होती है। कुछ मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा इसके अंदर। फ्लैट लाइटिंग क्या होती है, ड्रामेटिक क्या लाइटिंग होती है, कैच लाइट का क्या मतलब होता है, रेम्ब्रांट लाइटिंग क्या होती है। तो टच ऑन ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स। और प्लस खुद को फ्रेम कैसे करना है, यानी कि जब आप खुद को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप कैमरा कैसे सेटअप करेंगे, बैकग्राउंड कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, उस टाइप की चीज़ों पे बात करेंगे। और उसमें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करेंगे कि यार ये चीज़ें आप करें तो ये आप ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो बेहतर हो जाएगी। ये आगे फिर हम वीक 3 लेक्चर 2 पे, यहाँ हम बात करेंगे बी रोल पे। बी रोल होती है जब आपकी वीडियो होती है, यानी कि यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि अब एक बंदा प्रेजेंटर है तो वो प्रेजेंट कर रहा है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन वो जिस चीज के बारे में बात कर रहा है उसका शॉट आ जाएगा और वहां थोड़ा कैमरा मूव हो रहा होगा, कभी सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं, उसको हम बी रोल कहते हैं। जो आप कैमरा में देखते हुए बात कर रहे होते हैं उसको ए रोल कहा जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट के शॉट्स हैं वो बी रोल होते हैं। तो इस पे हम इस लेक्चर में सारी बी रोल पे बात होगी कि भाई
स्लाइड्स कैसे, स्लाइड शॉट क्या होता है, पैन शॉट क्या होता है, टॉप डाउन शॉट कैसे लेते हैं, आर्क शॉट क्या होता है, स्लो मोशन वीडियो कैसे ली जाती है, और ये सारे उसे जो है ना आप बहुत अच्छी सिनेमैटिक वीडियो निकाल सकते हैं। फिर हम आगे वीक 4 लेक्चर 1 में विच इज गोना बी अबाउट एडिटिंग एंड ग्रेडिंग। तो यहाँ हम बात करेंगे कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे मार्केट में कौन से अवेलेबल हैं। अगर आप डिफरेंट किस्म के आपके पास ऑप्शंस हैं, जितना आप पैसा खर्च करना चाहें। अगर फ्री चाहते हैं तो फ्री में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें फिर आप बहुत बेसिक किस्म की प्रोडक्शन कर सकेंगे। और हम जो मैं वीडियो एडिटर यूज करता हूं, उसमें जाके फिर हम थोड़ी सी जो यूनिवर्सल एडिटिंग की चीजें होती हैं, यानी कि एक टाइमलाइन हर एडिटर में होती है, टाइटल्स हर में होते हैं, ट्रांजिशंस हर में होते हैं, तो जो कॉमन चीजें होती हैं एडिटिंग की, उस पर हम बात करेंगे। और ज्यादा उस लेक्चर का फोकस होगा कि आप अपने कंटेंट को इनरिच कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप साउंड, टेक्स्ट और ग्राफिक्स इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को, जो एक नॉर्मल प्लेन फ्लैट वीडियो होती, उसमें आप थोड़े से साउंड इफेक्ट्स डाल दें या थोड़े से टाइटल्स डाल दें, अच्छे ट्रांजिशंस डाल दें, तो उसको ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा एक रिच एक्सपीरियंस बन जाता है। तो वीक 4 लेक्चर 1 विल बी अबाउट एडिटिंग। इसी लेक्चर में जरा मैं टच करूंगा कलर करेक्शन और ग्रेडिंग पे भी। इस पर हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये इन एंड ऑफ इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन हम इतना कर लेंगे कि मैं स्टूडेंट्स को ये बता सकूंगा भाई सैचुरेशन बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है, और आप हाईलाइट शैडो से कैसे प्ले कर सकते हैं, एंड फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल इस्तेमाल करने का बेसिक तरीका क्या होता है। फिर हम आगे वीक 4 लेक्चर 2 में यहाँ हम बात करेंगे ऑडियंस एंगेजमेंट की, जिसकी मैंने आपको शुरू में बताया था। तो जो आपकी वीडियो है उसमें कॉल टू एक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हर कोई बोलता है कि मेरी वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, और आपको जब ऑडियंस से फीडबैक मिलता है तो उसमें आपका फीडबैक के साथ क्या माइंडसेट होना चाहिए। ओवरऑल इससे आपका इनरिच भी होता है। यहाँ पर फिर हम जो है ना कोर्स की इख्तिताम की तरफ जा रहे होंगे। फिर हम एक एंड नोट पे आ जाएंगे जहाँ हम जरा सा रिकैप भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने सीखी हैं, और मैं जरा सा एक पार्टिंग नोट भी स्टूडेंट्स को दूंगा। और इसके बाद हम आ जाएंगे वीक 5 में, जिसके दोनों लेक्चर्स होंगे। हम लोग वहाँ पर स्टूडेंट्स को पहले से ही मैं एक प्रोजेक्ट दे दूंगा जिसमें हर स्टूडेंट को एक मिनट की पूरी वीडियो बनानी होगी, और वो फिर हर स्टूडेंट आएगा क्लास में अपनी वीडियो दिखाएगा, और वो वीडियो दिखाएगा तो वील हैव फ्यू मिनट्स ऑफ डिस्कशन ओवर दैट वीडियो, जिसमें हम स्टूडेंट्स से भी थॉट्स लेंगे और मैं अपनी थॉट्स भी दूंगा। अगर मुझे कोई चीज़ लगे कि यार ये तुम चीज़ इंप्रूव कर सकते थे और इसको ऐसे इंप्रूव करते, तो वो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल हो जाएगा, और लोग जो खुद वीडियो बना रहे होंगे उनको उसमें 3-4 चीज़ें मिल जाएंगी कि हाँ यार मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये टोटल 5 वीक्स का लेक्चर होगा और टोटल 10 क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा अमी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमें इस तरह बताएं कि कौन सा एक ऐसा फर्द होना चाहिए जो इस कोर्स के एनरोलमेंट के लिए आपकी नज़र में एक परफेक्ट कैंडिडेट होगा इस कोर्स के एनरोलमेंट के लिए, तो आप उसको किस तरह, कौन से ट्रेड्स आप डिफाइन करेंगे उसके लिए? ओके, काफी सारे डिफरेंट किस्म के लोग हैं। अब एक तो वो बंदा है जो यूट्यूब का बहुत शौकीन है, बहुत शौक से यूट्यूब देखता है और हमेशा से उसको था कि यार मुझे जो है ना यूट्यूब पे आना है। तो एक अगर ये कोर्स कर ले तो उसको वो एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा, उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे करना है कि नहीं करना है और मैं आगे कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो बंदा जो यूट्यूब पे वैसे ही जाना चाह रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर आप ऑलरेडी आपका यूट्यूब चैनल है, आप स्टार्ट कर चुके हैं, आपको सिर्फ अपना स्किल लेवल थोड़ा बढ़ाना है, या अगर आप ऑलरेडी बना रहे हैं कंटेंट और आपको क्वालिटी अपनी बढ़ानी है कंटेंट की, तो आप अगर ये कोर्स करें तो आई एम श्योर आप 2-4 चीज़ें ऐसी सीख जाएंगे जिससे आपकी ऑलरेडी क्वालिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपका काम है, बहुत सी कंपनीज, बिकॉज देखें अब सोशल मीडिया एक्सप्लोड होता जा रहा है, हर साल सोशल मीडिया की रेलेवेंस भी बढ़ती जाएगी और सोशल मीडिया के साथ साथ डिजिटल कंटेंट की भी रेलेवेंस बढ़ती जाएगी। अब मेरे पास बहुत से कंपनीज आने लग गई हैं कि यार हमारे लिए ये वीडियो बना दो, हमारे लिए वो वीडियो बना दो। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसके सोशल मीडिया पे वीडियो रिलेटेड कंटेंट ज्यादा है, या वो एड्स बना रहे हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो वेबसाइट्स हैं, या बहुत सी कंपनीज हैं जिनको अपने इंटरव्यूज किसी को लगाना है, कुछ भी करना है, तो अगर आप मार्केटिंग वाली साइड पे हैं और आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपका वीडियो की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है, तो उसके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा हो सकता है। तो आई वुड से अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज, उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। शौकीन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जिसको ऑलरेडी वीडियो का शौक है और ज्यादा सीखना चाहता है। ठीक। तो यूट्यूबर्स या जिसको बनना है यूट्यूबर, वो कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, और मेरे ख्याल इसमें काफी सारा हमने कवर कर लिया है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब चूंकि हम बिल्कुल आखिरी की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपसे 1-2 सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम बिल्कुल इसको पैकअप करेंगे। जी। मैं आपसे पूछूंगा, आपने क्योंकि इस दौरान आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी ज़्यादा
इस लिहाज से कि आपने रिव्यूज़ किए हैं किसी टेक गीक से या किसी भी हवाले से पॉडकास्ट तैयार किए हैं, तो आप हमें प्लीज़ ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ हो कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो कि ऐसा फ़नी एक्सपीरियंस कि आपसे टेक रिव्यूज़ होते हुए कोई ऐसी गलती हो चुकी हो जिसको आप बाद में रिग्रेट कर रहे हो, या कोई ऐसा जब आप अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हो और दूसरी की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए जो आप पहले से एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, जो हमारे लर्नर्स के लिए मुफीद हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसे बड़ा इशू तो नहीं आया जिसमें मुझे फील हुआ। हाँ, जब मैं रिव्यूज बनाता हूँ तो कभी कभार ऐसा होता है, बिकॉज हम लोग अक्सर ब्रांड्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं, हमें टाइमलाइन से भी स्टिक। अब एक नया फोन लॉन्च हो रहा है आज, तो आपको ब्रांड कह देगा कि यार ये या तो आज बना लो या कल बना लेना, बट 2-3 दिन में बना लो ताकि अभी हॉट चल रहा है। अब उसमें कभी कभार ये होता है कि बैक टू बैक बहुत फोन्स लॉन्च हो जाते हैं, तो कभी कभार कोई मिस्टेक आगे चली जाती है, यानी कि कोई स्पेक आपने गलत बता दिया, तो बड़ा अफसोस होता है फिर कि यार मैंने 2 दिन पूरी वीडियो प्रोडक्शन की और इसमें मैंने मेगापिक्सल गलत बता दिए कैमरा के। तो ये मेरे साथ हैंडफुल ऑफ टाइम्स हुआ है, हमेशा नहीं होता, बट जब भी होता है तो बहुत अफसोस होता है कि यार इतनी मेहनत की और एक इस चीज की वजह से जो है ना ये गलती आ गई। फिर नीचे आप जो है ना कमेंट्स और में अपना एक वो करेक्शन पोस्ट करते हो कि यार ये गलती है इस वीडियो में। तो वो था पॉडकास्ट में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, इवन तो लाइव पॉडकास्ट है, लेकिन मैंने पॉडकास्टिंग ऑनेस्टली इतनी लंबी की नहीं है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन अल्लाह बचाता है यार। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ नहीं हुआ कि कोई बड़ी रिग्रेट हो गई हो, बस छोटी मोटी गलतियां कभी कभार हो जाती हैं, वो निकल आते हैं रास्ते, वो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अमीर, हम चूंकि बिल्कुल रैप करने जा रहे हैं, तो आपने चूंकि खुद भी पॉइंट छेड़ दिया, तो मैं आपसे बिल्कुल एक लाइट नोट पे सवाल पूछूंगा। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम पूछेंगे कि आपको चूंकि अंदाजा आज एक नया फोन लॉन्च होने जा रहा है, आपकी क्या ख्याल है कि क्या प्राइस रेंज होगी इसकी, क्योंकि काफी ज्यादा अवाम में देखा जा रहा है कि उसको काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इस फोन को। जो आज फोन लॉन्च होने जा रहा है। जी जी। अच्छा, आप नजर रखते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, नाम लिए बगैर मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हिसाब से जो है ना ये तकरीबन 42 तक का होगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास अमीर की प्रेडिक्शन मौजूद है। आज जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं 2 अक्टूबर है, और अगर जो आवाम हमें बाद में सुनेंगे इनको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस फोन की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त फोन है। और मैं एक्चुअली अभी आपसे जो पॉडकास्ट शुरू होने वाली थी ना, उससे पहले आज सुबह मैंने उसकी स्क्रिप्टिंग की है, उसकी अच्छा। सारी बी-रोल ली है, अभी मैंने उसका सारा जो है ना रिकॉर्ड किया पूरी वीडियो, और मैं उसको एडिट ही कर रहा था उतने में हमारी पॉडकास्ट शुरू हुई। मैं लिटरली इस पॉडकास्ट के बाद वापस एडिटिंग स्टेशन पे जा रहा हूँ और वहाँ एडिट करके इंशाल्लाह अभी 2-3 घंटे में वो वीडियो तैयार होगी। पहले मेरा ख्याल है हमारे लिसनर्स जिनको पता होगा कि हम किस फोन की बात कर रहे हैं, वो फिर आपका रिव्यू भी खुद देखेंगे, क्योंकि इसका तो ऑनेस्ट और इसका तो रिलेटेबल रिव्यू। लेकिन इसके साथ अमीर, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि आपकी कमिटमेंट्स थी और काम है, उसके बावजूद आपने हमारे लिए इस पॉडकास्ट में हमारे लर्नर्स के साथ अपनी नॉलेज शेयर किया। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑन द बिहाफ ऑफ द होल कम्युनिटी ऑफ एयर स्कूल। और नहीं ऐसा कुछ नहीं हिलाल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद एयर स्कूल। इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ और भी पॉडकास्ट करेंगे अगर जिंदगी रही तो। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अमीर, आई होप यू हैव अ गुड डे अहेड, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इट्स अ गुड फ्राई फ्रॉम मी एंड फ्रॉम अमीर डागा। होप टू सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।